बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। सबसे पहले सेल होता क्या है तो देखेंगे। सेल एक फंडामेंटल स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है सभी लिविंग बींग्स की। तो बोला गया है सेल स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है सभी लिविंग बींग्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी बॉडी का स्ट्रक्चर किससे बना है? सेल से। जैसे एक वॉल किससे बनती है? ब्रिक से। ब्रिक सबसे छोटी यूनिट है। इसी तरीके से एक बॉडी एक ऑर्गेनिज्म भी किससे बनता है? छोटे छोटे सेल से। और फंक्शनल यूनिट का मतलब क्या है? फंक्शनल यूनिट का मतलब है बॉडी के अंदर जितने भी फंक्शंस होते हैं। जैसे आप लोग अभी क्या क्या कर रहे हैं? रेस्पिरेशन, आपका हार्ट ब्लड पंप कर रहा है, आपका ब्रेन काम कर रहा है, आपके लंग्स एक्सपेंड हो रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, डायफ्राम ऊपर नीचे मूव कर रहा है। शरीर में जितने भी फंक्शन होते हैं वो सब फंक्शन अल्टीमेटली कौन करता है? सेल करता है। इसीलिए वो फंक्शनल यूनिट भी है। बोला गया है इट इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म के शरीर का सबसे छोटा हिस्सा होता है जो कैपेबल होता है इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करने को। इसका मतलब ये है कि सेल इकलौता ऐसा पार्ट है, सबसे छोटा हिस्सा है जो अकेले जिंदा रह सकता है। सेल से छोटी कोई चीज जिंदा नहीं रह सकती। जैसे अकेला न्यूक्लियस नहीं रह सकता, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं रह सकता, सब मिलकर मतलब पूरा एक सेल जिंदा रह सकते। अकेला एक सेल जिंदा रह सकता। एक सेल वो सभी चीजें परफॉर्म कर सकता है जो किसके लिए जरूरी है? लाइफ के लिए। जिंदा रहने के लिए क्या क्या करते हैं? डाइजेशन, न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन। तो ये जितने भी स्टेप्स होते हैं ये सब सेल भी करता है। सेल भी न्यूट्रिशन लेता है, सेल भी रेस्पिरेशन करता है, सेल भी रिप्रोडक्शन करता है, सेल भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करता है। तो सारे काम सेल करता है। आगे, एवरी ऑर्गन इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी में जितने भी ऑर्गन है, चाहे वो स्किन हो, ब्रेन हो, मसल हो, हमारी हड्डियां हो, सब बनी हुई है किससे? 100 and 1000 ऑफ सेल से। सिमिलरली एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट, प्लांट का हर एक हिस्सा, चाहे वो लीफ हो, फ्लावर हो, रूट हो, इवन लकड़ी भी, वुड भी, सब किससे बना है? बहुत सारे सेल से मिलकर। ठीक है, एवरी सेल हैज इट्स ओन लाइफ। हर सेल की अपनी एक लाइफ है। तभी तो बोलते हैं आरबीसी 90 दिन या 120 दिन जिंदा रहते हैं, डब्ल्यूबीसी शायद 30 दिन जिंदा रहते हैं, हार्ट के सेल्स बहुत ज्यादा जिंदा रहते हैं। इसलिए हार्ट लगातार, जब से हमने बर्थ लिया है तब से काम कर रहा है, लगातार काम करता जा रहा है। तो हर सेल की अपनी अपनी क्या है? लाइफ है। पुराने और वीक सेल जो होते हैं हमारे शरीर में वो लगातार मरते रहते हैं और नए सेल उसकी जगह बनते रहते हैं। जितने भी ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, इवन हम लोग ह्यूमंस भी, सभी स्टार्ट करते हैं अपनी लाइफ एक सिंगल सेल से, जिसे क्या कहते थे? एग। ह्यूमंस में उस सेल को किस नाम से जानते थे? स्पर्म और ओवा मिलते हैं तो क्या बनता है? जायगोट। हमारा सबसे पहला सेल, वो जायगोट आगे डिवाइड होता गया तो याद करो बनाता है एम्ब्रियो। वो एम्ब्रियो डिवाइड हुआ तब बना फीटस। फीटस शरीर से बाहर निकला तो उसे बोला बेबी। सो सेल बहुत ही ज्यादा स्मॉल है, माइक्रोस्कोपिक है, हमें दिखाई नहीं देते नेक्ड आई से। ठीक है, इट वॉज देयरफॉर नेचुरली हम इसके बारे में पहले जानते ही नहीं थे क्योंकि हमारे पास क्या नहीं था? कोई मैग्नीफाइंग ग्लास, कोई मैग्नीफाइंग चीज नहीं थी। पर जैसे हमने मैग्नीफाइंग चीज जैसे कि माइक्रोस्कोप की खोज करी, माइक्रोस्कोप बनाया, तब हमें दिखाई देने लगे सब। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे द इन्वेंशन ऑफ द माइक्रोस्कोप एंड द डिस्कवरी ऑफ सेल। बोला गया है माइक्रोस्कोप की कैसे इन्वेंशन हुई और कैसे डिस्कवरी हुई। तो सबसे पहला माइक्रोस्कोप कंस्ट्रक्ट किया था एक डच साइंटिस्ट जिसका नाम क्या था? एंटनी वैन ल्यूवेनहोक। ही वॉज एन ऑर्डिनरी पब्लिक ऑफिशियल, मतलब सरकारी कर्मचारी थे जिनका काम क्या था? लेंसेज बनाते थे। उन्होंने क्या बनाया? छोटी छोटी चीजों को ऑब्जर्व करना उनकी क्या थी? हॉबी थी। छोटी छोटी चीजों को ऑब्जर्व करना उनकी हॉबी थी। तो बोला गया ही सेड टू हैव, उन्होंने करीब करीब कितने? 400 माइक्रोस्कोप बनाए। बेसिकली सभी माइक्रोस्कोप जो उन्होंने बनाए थे वो किससे बनाए थे? सिंगल बाई कॉन्वेक्स लेंस से। ऐसे माइक्रोस्कोप को क्या कहा गया? सिंपल माइक्रोस्कोप। बोला गया सम ऑफ दीज माइक्रोस्कोप हैज कंसिडरेबल मैग्नीफाइंग पावर अप टू 200 टाइम्स। इनमें से कुछ माइक्रोस्कोप में 200 गुना जूम करने की कैपेबिलिटी थी। ठीक है, आगे वन ऑफ ल्यूवेंस हुक माइक्रोस्कोप दे रखा है, वो ये वाला नहीं, ये वाला नहीं कहा है, ये वाला माइक्रोस्कोप है जो ल्यूवेन हुक यूज करते थे। फिर आए रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे, उन्होंने डिस्कवरी करी थी, उन्होंने भी डेवलप किया था क्या? माइक्रोस्कोप, पर उन्होंने डेवलप किया था बाय यूजिंग
टू लेंसेज, जिससे और ज्यादा क्या मिले, मैग्निफिकेशन मिल पाए। क्या मिल पाए, मैग्निफिकेशन, और ज्यादा जूम हो पाए। ऐसे माइक्रोस्कोप को आगे जाके क्या नाम दिया गया, कंपाउंड। बोला गया इन हुक्स माइक्रोस्कोप, हुक के माइक्रोस्कोप में जो ऑब्जेक्ट था वो टू बी सीन वॉज प्लेस्ड ऑन अ स्टेज, उसे एक स्टेज पे रखना पड़ता था। ठीक है, फिर लाइट उस पर गिरती थी। कहां से आती थी लाइट, ऑयल फ्लेम से। तो ये है ऑयल फ्लेम, यहां से लाइट आ रही है। ये जो बीच में 2 नंबर है ये फिर मिरर है, लाइट टकराई मिरर पे, फिर आई इस पे स्पेसिमेन पे, स्पेसिमेन पे लाइट पड़ी, वो लाइट टकरा के ऊपर गई और यहां से हमारी आंखों पे दिखाई देगी। जब रॉबर्ट हुक ने कॉर्क की एक स्लाइस को देखा तो वो कॉर्क की स्लाइस कुछ इस तरीके की दिखाई दे रही थी। उन्होंने बोला यार छोटे छोटे कमरे जैसे लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे छोटे छोटे क्या हो, रूम हो। ग्रीक भाषा में इन छोटे कमरों को सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, और इस तरीके से रॉबर्ट हुक ने बोला कि यार इसे क्या कहेंगे, सेल कहेंगे। तो रॉबर्ट हुक ने जो सेल खोजा था वो लिविंग सेल था या डेड सेल था, कॉर्क के सेल डेड सेल होते हैं, कॉर्क डेड पार्ट होता है। बोला गया है जो ऑर्डिनरी कंपाउंड माइक्रोस्कोप आज हम यूज करते हैं वो पहले से बहुत ज्यादा डिजाइन उसका इंप्रूव हो चुका है। तरह ये क्या है इसका आई पीस, ये बॉडी ट्यूब, ये नोज पीस जहां पे क्या लगाते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस। ये स्टेज होती है जहां पे क्या रखी जाती है, ये स्लाइड रख दी। ठीक है, ये मिरर है, हमारे पास एलईडी है। मिरर यूज करते हैं जब आपके पास क्या होता है, सनलाइट होती है, सन से रोशनी आती है यहाँ पे। ठीक है, कलर चेंज करके दिखा दे रहा हूँ। सन से रोशनी आई, यहाँ पे रेड कलर से लाइट आ रही है सन से, ये मिरर पर टकराई और ऊपर गई। अब जैसी स्लाइड से पास होती है, दिख रही है ना, स्लाइड से पास होती है जैसे, वो धीरे धीरे बॉडी ट्यूब से जाती है ऑब्जेक्टिव लेंस होते हुए आईपीस, और यहाँ से हमारी आंखों को दिखाई देती है। आगे बढ़ते हैं। अब इन्वेंशन हो गई है किस चीज की, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की, जो और ज्यादा मैग्निफिकेशन देता है। करीब करीब कितना है, 2 लाख गुना, 2 लाख टाइम्स मैग्निफिकेशन। सोचो 2 लाख टाइम्स जूम, फोन में 100x जूम होता है तो देखो कितनी दूर की चीजें दिखाई देती है। बोला गया है नॉर्मल माइक्रोस्कोप से कंपैरिजन में 2 लाख गुना ज्यादा अच्छा दिखाई देता है। ठीक है, पर बहुत कॉम्प्लेक्स है। बोला गया है एक नॉर्मल कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है, उसमें लाइट यूज करते हैं जो मुड़ती है, किसके द्वारा, ग्लास के बने हुए लेंसेज के द्वारा, जिससे इमेज मैग्नीफाइंग दिखाई देती है। जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे हम क्या देख यूज करते हैं, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वहां पे सनलाइट लाइट का कोई रोल नहीं है, वहां पे इलेक्ट्रॉन की बीम्स होती है जो किसके द्वारा मुड़ती है, मैग्नेट्स के द्वारा। ठीक है, तो मैग्नेट इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है जिससे मुड़ जाती है। अब आगे क्या, सेल थ्योरी। एक जर्मन बोटेनिस्ट थे, उन्होंने बताया, अनाउंस किया पूरी दुनिया को कि हर एवरी प्लांट जो है वो किससे बना है, बहुत ज्यादा नंबर ऑफ सेल से। फिर उन्होंने बोला ही एडेड दैट ये सभी सेल क्या करते हैं, वेरियस लाइफ प्रोसेस करते हैं। मतलब सभी सेल रेस्पिरेशन कर रहे हैं, सभी सेल न्यूट्रिशन कर रहे हैं, सभी सेल एक्सक्रीशन कर रहे हैं, गंदगी बाहर निकाल रहे हैं, सभी सेल रिप्रोडक्शन करते हैं। तो सारे सेल जो बेसिक लाइफ प्रोसेस होते हैं वो करते हैं। जैसे हम भी तो जिंदा रहने के लिए क्या करते हैं, खाना खाते हैं, सांस लेते हैं, गंदगी बाहर निकालते हैं। तो यही काम एक छोटा सा सेल भी कर रहा होता है। हमारे शरीर का हर एक सेल ये काम कर रहा है, हर एक लिविंग सेल बेसिकली। बोला गया 1 साल बाद एक साइंटिस्ट आए, थियोडोर स्वान, जो कि जर्मन जूलॉजिस्ट थे। उन्होंने भी यही बात बताई, पर किसके लिए, एनिमल के लिए। उन्होंने बोला कि सभी एनिमल और प्लांट बने होते हैं किससे, छोटे छोटे सेल से, जो बेसिकली किसकी तरह काम करते हैं, स्ट्रक्चर और फंक्शन करते हैं। मतलब जो सभी प्लांट्स और एनिमल्स का स्ट्रक्चर किससे बना है, सेल से, और उनके अंदर फंक्शन भी कौन परफॉर्म करता है, सेल ही परफॉर्म करते हैं। इन शॉर्ट इसी को क्या बोला गया, सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी का पहला पॉइंट क्या है, ऑल लिविंग बींग्स या ऑल लिविंग बींग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। ठीक है, बाद में आए एक साइंटिस्ट जिसका नाम है रुडोल्फ विर्काउ। उन्होंने 1858 में सेल थ्योरी के अंदर एक पॉइंट और ऐड कर दिया। क्या बोला उन्होंने, कि उन्होंने बोला कि सभी सेल कहां से आते हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल से। इसको मैं ऐसे समझाता हूं, हम लोग कहां से आए, अपने पेरेंट्स से। वो कहां से आए, उनके पेरेंट्स से। उनके पेरेंट कहां से आए थे। तो आज जो सेल है वो कहां से आए, उनसे पहले जो सेल थे उन्होंने बर्थ दिया, वो सेल उससे पहले जो सेल थे उन्होंने बना। तो यही बात इसमें लिखी है कि आज के टाइम में जितने भी सेल हैं वो कहां से आए हैं,
प्री एग्जिस्टिंग सेल, आज से पहले जो सेल हुआ करते थे उनसे ही बर्थ लेके आज बने। तो सेल थ्योरी ये रटना है तुम्हें 3 पॉइंट। क्या है? सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग थिंग्स, मतलब सभी लिविंग थिंग्स, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे बने हैं? सेल से। सभी लिविंग थिंग्स में जितने भी फंक्शन है वो कौन परफॉर्म करता है? सेल। और सभी सेल कहां से आए हैं? प्री एग्जिस्टिंग सेल से। बोला गया है सेल थ्योरी का मतलब क्या है, तो 2 एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंगो और एक एनिमल लेते हैं फ्रॉग। तो बोला गया है इफ वी टेक एनी पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ ए फ्रॉग, तो फ्रॉग की बॉडी का कोई भी एक हिस्सा ले लो या मैंगो का कोई भी एक पार्ट ले लो, अगर उसे माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो सभी किससे बने हैं? छोटे छोटे सेल से। दैट इज वाई सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या है? स्ट्रक्चरल यूनिट, कि शरीर का कोई भी हिस्सा देखोगे आप वो सब सेल से ही बना है। अब फंक्शनल यूनिट का मतलब सेल के अंदर जितने भी प्रोसेस होते हैं या किसी ऑर्गेनिज्म में जितने भी प्रोसेस होते हैं वो कौन करवाता है? सेल। जैसे मैं सांस ले रहा हूँ तो मेरी बॉडी ब्रीदिंग भी कर रही है और एनर्जी बना रही है, कौन करवा रहा है? मेरे शरीर के सेल्स करवा रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, सब कुछ कौन करवा रहा है? सेल्स करवा रहे हैं। इसलिए बोलते हैं सेल इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। लाइफ के जितने भी फंक्शन है वो सब सेल करवा रहा है। आगे बढ़ते हैं। सेल डाई एंड आर रिप्लेस, सेल मरते भी हैं और लगातार रिप्लेस भी होते हैं। तो बोला क्या है, जो बॉडी होती है किसी भी, जैसे फ्रॉग की या मैंगो की, वो बनी है मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ सेल से। कई सारे सेल्स लगातार मरते रहते हैं और उन्हें कौन रिप्लेस कर देता है? नए सेल्स, जो किसके द्वारा बन रहे हैं? डिवीजन ऑफ यंगर सेल्स। जो नए सेल्स हैं वही डिवाइड होकर और नए सेल्स दे रहे हैं। ठीक है। बोला गया फॉर्मेशन ऑफ सेल फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल इज ए नेवर एंडिंग चेन, मतलब एक सेल डिवाइड होके 2 सेल दिए, फिर डिवाइड होके 4 हो गए, 4 से 8 हो गए और चलता रहता है। और बीच बीच में कुछ मरते भी जा रहे हैं, बीच बीच में कुछ मर भी रहे हैं। हमारे हेयर्स, ये सब क्या है? डेड सेल्स। हमारे शरीर के जो सेल्स मरते हैं उन्हीं से नेल्स और ये बनते हैं। अब ऐसा नहीं कि जिसके बाल लंबे हैं उनके शरीर में ज्यादा सेल मर रहे हैं, और भी लॉजिक है, पर एक बेसिक बताऊं कि शरीर, ये जो बाल निकल रहे हैं और नाखून बढ़ रहे हैं, ये हमारे डेड सेल्स हैं। तो वो हिस्सा जो कहीं, और वो वेस्ट या वो वेस्ट सेल जो कहीं से बाहर नहीं निकल पाए, वो नाखून की फॉर्म में बाहर निकलते हैं और हेयर्स की फॉर्म में। तो हर समय हमारे शरीर में सेल मर रहे हैं, करोड़ों लाखों सेल मर रहे हैं और लाखों सेल हर समय जिंदा हो रहे हैं। तो बोला गया ऑल लाइफ स्टार्ट्स फ्रॉम ए सिंगल। ठीक है, तो चाहे वो मैंगो, चाहे फ्रॉग हो, चाहे ह्यूमन हो, जब जीवन स्टार्ट हुआ था वो सबसे पहले एक सिंगल सेल था। वो सिंगल सेल आगे जाके एक पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है। जैसे आपको पता हो फ्लावरिंग प्लांट जो होते हैं उसमें ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, पता है आपको ये? ठीक है, बिल्कुल सही। और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ये होता है कुछ इस तरीके से, पता होगा आपको। ठीक है, जिसमें स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी होता है, ये पॉलन ग्रेन उड़ के जाता है यहाँ पे, फिर इनका पॉलिनेशन होने के बाद क्या होता है, मेल सेल और फीमेल सेल, उनके अंदर जो न्यूक्लियस है वो जुड़ते हैं, जिससे क्या बनता है? एक सिंगल सेल एम्ब्रियो। क्या बनता है? एम्ब्रियो बन जाता है बेसिकली। ठीक है, ओवरी में ओव्यूल्स फर्टिलाइज हो जाते हैं, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कहते हैं। अब बोला गया सेल हाउ न्यूमरस, कितने सारे होते हैं? तो बोला गया जितना बड़ा ऑर्गेनिज्म उतने ज्यादा सेल्स उसकी बॉडी में। कुछ ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल के भी होते हैं, जैसे बैक्टीरिया, ईस्ट, अमीबा, इनका पूरा शरीर एक ही सेल से बना है। पूरे शरीर में एक ही सेल है, वो सारे काम कर रहा है। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो कुछ 100, 50, 200 सेल से मिलकर बने हैं। तो बोला गया कुछ बहुत कम ही ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं जो बनते हैं कुछ फ्यू सेल्स, फ्यू हंड्रेड सेल्स या 1000 सेल्स से, जैसे स्पाइरोगायरा और वॉलवॉक्स। एल्गी के टाइप्स है, काई ग्रीन ग्रीन कलर की होती है, उसके टाइप्स है बहुत सारे, वो भी बहुत तरीके की होती है। तब आएगा ये सब मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे और एनिमेलिया। प्लांटे, प्लांट्स में आएंगी एल्गी भी, वो भी एक तरीके के प्लांट्स है, क्योंकि ग्रीन कलर का क्लोरोफिल उनके पास भी है। फिर कुछ ऑर्गेनिज्म, बल्कि ज्यादातर ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो किससे बने हैं? बहुत ही सारे करोड़ों, अरबों, खरबों सेल से बने हैं। तो वो लगे ज्यादातर प्लांट्स और एनिमल्स आज हमें दिखाई देते हैं जो हमारे आसपास हैं, वो सब बने हैं मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ सेल से, जैसे ह्यूमन बींग्स, मैंगो, सब कुछ। बोला गया है कि एक एवरेज साइज का एडल्ट ह्यूमन जो है उसमें कितने सेल्स होते हैं? 1000 मिलियन सेल्स, 1000 मिलियन का भी मिलियन सेल्स, इतने सेल्स होते हैं पूरी बॉडी में। अब सेल कितना छोटा होता है, तो सेल बहुत स्मॉल भी हो सकते हैं, जो ऐसे भी सेल जो सिर्फ किससे दिखाई दे? माइक्रोस्कोप से। और सेल इतने बड़े भी हो सकते हैं कि ना आंखों से दिख जाए। सबसे छोटा सेल उसका नाम है माइकोप्लाज्मा। सबसे बड़ा सेल ऑस्ट्रिच का अंडा, पर उसमें भी पीला वाला पार्ट। स्मॉलेस्ट सेल जो है वो बैक्टीरिया है। ठीक है, कितना है? 0.3 से लेके 5 माइक्रोमीटर। आरबीसी करीब 7 माइक्रोमीटर।
तो ह्यूमन बॉडी में सबसे छोटा जो होता है वो आरबीसी होता है। आगे लॉन्गेस्ट सेल्स नर्व सेल्स होते, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड जिसमें सेल्स होते हैं उन्हें न्यूरॉन कहते हैं। क्या होते हैं? न्यूरॉन। ऐसे स्टार लाइक शेप के होते हैं ऐसे। ऐसे। आगे लार्जेस्ट सेल जो है वो बर्ड के एग होते हैं एक्चुअली, उसमें भी कौन सा? सेंट्रल येलो स्फीयर, ऑस्ट्रिच का अंडा। बिफोर डेवलपमेंट बिगिंस इन इट, ठीक है। वो लार्जेस्ट सिंगल सेल होता है आज के लिविंग वर्ल्ड में। जो व्हाइट एल्ब्यूमिन पार्ट होता है एग का और एग का शेल, ये एक्स्ट्रा पार्ट है जो बाद में बनते हैं उसके अंदर, पहले नहीं होते, ठीक है। अब इसके बाद स्मॉलनेस ऑफ अ सेल, ठीक है, जितना छोटा उतनी ज्यादा एफिशिएंसी। तो वो लगा सेल जनरली रिमेन्स स्मॉल इन साइज। सेल का साइज जनरली छोटा क्यों होता है? दो मेन रीजन है। पहला, डिफरेंट रीजन ऑफ द सेल कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर रैपिडली। सेल के अंदर जो भी चीजें वो एक दूसरे से इजीली बात कर सकती है। अब मान लो ये क्लासरूम एक सेल है, मैं न्यूक्लियस हूँ, तुम सेल ऑर्गेनेल्स। अगर मान लो सेल ऑर्गेन बहुत दूर होंगे तो बात करने में, कम्युनिकेशन में क्या लगेगा? टाइम। पास पास होंगे तो कान में खुसर खुसर करते रहोगे। तो यही हाल उसमें भी। दूसरा, सेल्स जब साइज छोटा होता है तो उनका सरफेस एरिया अपॉन वॉल्यूम का रेशियो क्या होता है? ज्यादा। मतलब ये कि जब सेल का साइज छोटा है तो सरफेस एरिया अपॉन वॉल्यूम का जो रेशियो है वो ज्यादा आता है, जिससे डिफ्यूजन ज्यादा होता है। डिफ्यूजन ज्यादा होने का मतलब क्या होता है? सब्सटेंस इजीली सेल के अंदर और बाहर चले जाए। सेल का शेप क्या होता है? तो भाई सेल का शेप और साइज डिपेंड करता है उनके किस पे? फंक्शन पे। सेल का शेप और साइज डिपेंड करता है किस पे? उनके फंक्शन पे। सेल को जिस तरीके का फंक्शन परफॉर्म करना पड़ेगा उसका शेप और साइज भी वैसे ही हो जाएगा। तो भाई अलग अलग सेल अलग अलग शेप साइज के मिलते हैं। तो बोला गया है सेल्स वेरी ग्रेटली इन शेप। सेल बहुत ज्यादा वेरी करते हैं शेप में। दीज शेप कैसी हो सकती है? डिस्क लाइक हो सकती है, पॉलीगन शेप हो सकती है, रेक्टेंगुलर हो सकती है, क्यूबॉइड हो सकती है, थ्रेड लाइक भी हो सकता है, धागे जैसा पतला और लंबा। ब्रांच्ड भी हो सकते हैं। मतलब क्या है? एक सेल उससे ऐसे ब्रांच निकल ली है, फिर ये दूसरी, फिर ये ब्रांच निकल ली है, ऐसे ब्रांचेस निकलती जा रही है। ब्रांच भी हो सकते हैं और इवन इरेगुलर भी हो सकते हैं। इसके बाद इनके जो शेप, जो बोला गया दी शेप जो होती है सेल की ऑफन रिलेटेड होती है किससे? फंक्शन से। तो इसीलिए बोलते हैं सीबीएसई बोर्ड में आता है क्वेश्चन कि जो शेप और साइज है सेल की वो किस बात पर डिपेंड करती है? उसके फंक्शन पे। आगे बढ़ते हैं। जैसे देखो एपिथेलियल सेल, एपिथेलियल सेल जो होते हैं हमारी बॉडी की कवरिंग करते हैं। तो हमारे शरीर से इंटरनल कवरिंग हो चाहे एक्सटर्नल कवरिंग हो, सब क्या कहलाते हैं? एपिथेलियल सेल। जैसे स्किन एक एपिथेलियल सेल है। कभी किसी ने ऐसा कुछ गर्म ज्यादा ही खाया, जल जाता है और व्हाइट व्हाइट कलर की एक ट्रांसपेरेंट लेयर सी निकलती है, स्किन से निकलती है। बहुत ज्यादा गर्म खा लो तो पूरा मुंह छिल जाता है, जल जाता है, व्हाइट लेयर निकलती है। वो भी एपिथेलियल है, पर वो इंटरनल कवरिंग कर रही है, अंदर से कवर कर रही है। हमारे ऑर्गन्स एक दूसरे से चिपकते नहीं है, जबकि पेट में सब कुछ एक साथ है, क्योंकि एपिथेलियल सेल की कवरिंग है, वो एक दूसरे से चिपकते नहीं है, चिकने होते हैं। फैट टिश्यूज लगे होते हैं तो वो भी एक दूसरे से मर्ज नहीं होने देता है। तो यार ये एपिथेलियल सेल थे। ये देखो ये ह्यूमन ब्लड सेल्स है, ये आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। बोन्स होती हैं ऐसी कार्टिलेज, ये है तुम्हारी कार्टिलेज। ये शेप भी दे दिया और रिजिड भी नहीं है, ये कार्टिलेज है। ये आगे ये कनेक्टिव टिश्यूज है। ये स्ट्रेटेड मसल्स है। स्ट्रेटेड मतलब धारी, देख रहे हो तो इसमें ब्लैक और येलो स्ट्रेशन, ब्लैक और येलो, ब्लैक और येलो दिख रही है। स्ट्रेशन का मतलब धारियां, जैसे जीब्रा पे होती है ना, ब्लैक व्हाइट ब्लैक व्हाइट, इन्हें स्ट्रेशन कहते हैं, धारियां। ये देखो नर्व सेल लंबा ज्यादा है। बोन के सेल ऑस्टियोसाइट्स जिसे कहते हैं। मसल सेल्स, ये वाले मसल सेल्स कैसे हैं? स्पिंडल शेप के। स्पिंडल जानते हो? ऐसी शेप को बोलते हैं, साइड से पतली और बीच से मोटी। जैसे पहले गांव में क्या करते थे, ऊन ऊंद बांधते थे, या कभी जैसे मंजा बांधते थे। मंजा जानते हो? मंजा पतंग उड़ाते, वो ऐसे ऐसे बांधते हैं तो बीच में से मोटा हो जाता है और साइड साइड से पतली शेप आती है, उसे स्पिंडल शेप कहते हैं। ऐसे ही क्लेमिडोमोनास, देखो ये भी एक सिंगल ऑर्गेनिज्म है, एक ही सेल का बना हुआ पूरा। ये प्लांट सेल है।
ठीक है, ये अमीबा है सिंगल सेल, ये गार्ड सेल्स है, एक इधर सेल है, इधर एक सेल है। इतने तरीके के शेप और साइज दिखा दिए, क्या ये बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल, सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है? ये सेल है, ये इसकी आउटर लेयर है, इसे क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं? ठीक है, सेल मेम्ब्रेन का एक और नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या? और इसी का ही एक और नाम है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। लिख नहीं था, ठीक है, वर्बली। कभी कभी, अच्छा ये तो नॉर्मल हो गया। प्लांट सेल में इसके ऊपर एक और लेयर होती है, प्लांट सेल में इसके ऊपर भी एक और लेयर होती है, जिसे क्या कहते हैं? सेल वॉल कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं। तो प्लांट सेल पे स्पेशल एक और वॉल है, दो। तो प्लांट सेल में दो वॉल्स है, एक सेल वॉल और एक सेल मेम्ब्रेन। एनिमल में सिर्फ एक ही है, क्या? सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल परमिएबल है, फ्रीली परमिएबल है, कोई भी चीज आर पार जा सकती है, किसी से टोका टाकी नहीं। सेल मेम्ब्रेन जो है वो थोड़ी स्ट्रिक्ट है, वो सेलेक्टेड चीजों को ही एंट्री देती है, सेलेक्टेड चीजों को ही एग्जिट करने देती है, इसीलिए इसका नाम सेमी परमिएबल है। आगे सिखाऊंगा। ये सेल के अंदर एक न्यूक्लियस, तो डेंस बॉल लाइक स्ट्रक्चर है, इसे क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। इसमें भरा है एक फ्लूइड, जिसे क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। ये है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, इस साइटोप्लाज्म में कुछ चीजें ऐसे घूमती रहती हैं। ठीक है, इन्हें क्या कहते हैं? सेल ऑर्गेनेल्स। क्या कहते हैं? तो साइटोप्लाज्म में कुछ चीजें रहती हैं जिन्हें क्या कहते हैं? सेल ऑर्गेनेल्स। जैसे शरीर में ऑर्गन होते हैं, ऐसी सेल के ऑर्गन्स को किस नाम से जानते हैं? सेल ऑर्गेनेल्स। क्या ये बात समझ में? अब सेल मेम्ब्रेन के, सेल वॉल नहीं, सेल मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी लिविंग हिस्सा है, जिंदा पार्ट है, जिसमें लाइफ है, उसे प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। तो अब इसी पॉइंट को पढ़ाता हूँ। बोला गया है वेरियस काइंड ऑफ सेल जो है उनमें सब में थोड़ा थोड़ा स्पेशल डिफरेंस होता है, सबका बेसिक स्ट्रक्चर सेम ही है। जितने भी एनिमल सेल हैं उसमें ये सेल वॉल नहीं होगी, लेकिन अंदर से सब ऐसे ही होंगे। एक न्यूक्लियस होगा, किसी में माइटोकॉन्ड्रिया, सब कुछ होगा। ठीक है, जैसे ध्यान से सुनना, एनिमल्स बहुत सारे हैं, सभी एनिमल्स में मोस्टली क्या है? हार्ट है, लंग्स है, किडनीज हैं, आंखें हैं, लेकिन फिर भी हम सब अलग अलग है ना। इसी तरीके से यहाँ पे सेल भी, बेसिक चीजें तो वही बनी है, पर फिर भी थोड़े थोड़े डिफरेंस है, सब में फंक्शन अलग अलग है। आगे तो बोला गया है एक जनरलाइज सेल में तीन पार्ट होते हैं मेन। पहला सेल मेम्ब्रेन, जिसका क्या नाम है? दूसरा क्या है? तीसरा क्या है? ठीक है, ये बेसिक तीन हिस्से हैं, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। आगे अब बोला गया है, ध्यान से देखना, सेल ऑर्गेनेल, जिसे क्या बोलते हैं? छोटे छोटे ऑर्गन। मोस्ट ऑफ दी जो पार्ट होता है प्लांट का, वो डेफिनेट शेप और डेफिनेट स्ट्रक्चर होता है, डेफिनेट फंक्शन होता है, लेकिन सच पार्ट, इन्हें क्या कहते हैं? ऑर्गेनेल्स। तो सेल के अंदर जो चीजें फिक्स है, हर बार सब में होंगी, ठीक है, उन्हें क्या कहेंगे? सेल ऑर्गेनेल्स। ये ऑर्गेनेल्स के हैव द सेम स्टेटस इन द सेल एज द ऑर्गन्स। वही बोला गया है, जैसे हमारे शरीर में जो ऑर्गन का काम है, वही सेल के अंदर ऑर्गेनेल्स का काम है। क्या ये बात समझ में? अब आगे बढ़ते हैं और अच्छे से और सिखाते हैं। इसे रेस कर दे रहे हैं। बेसिक आइडिया समझ में आ गया ना? अरे हाँ या ना? अब देखो भाई, ये हमें एनिमल सेल और प्लांट सेल दे रखा है, ये प्लांट सेल है और ये एनिमल सेल। एनिमल तब भी ओवल राउंड सा शेप का है, ये करीब करीब कैसा है? रेक्टेंगुलर बॉक्सी लाइक स्ट्रक्चर है, क्योंकि इस पर डबल लेयर है, एक है सेल मेम्ब्रेन, उसके बाद है सेल वॉल। ठीक है, अच्छा देखो, इसके अंदर न्यूक्लियस बड़ा सा इधर है बीच में, जबकि बेचारे का न्यूक्लियस साइड में खिसका हुआ है, क्योंकि एनिमल सेल में सबसे ज्यादा जगह कौन घेरता है? ठीक है, और प्लांट सेल में वैक्यूल। तो मैं थोड़ा सा डिफरेंस समझा देता हूँ। ये है हमारे पास
एनिमल सेल, और ये है हमारे पास करीब करीब इस शेप का प्लांट सेल। प्लांट सेल की एक खासियत है, इस पे क्या है, डबल लेयर मेम्ब्रेन है, तो दूसरी मेम्ब्रेन को मैंने इससे बना दिया। ये क्या है, ये ब्लैक से जो दिखाई है ये है सेल वॉल, और जो ब्लू से दिखा रहा हूं वो क्या है, तो सेल मेम्ब्रेन तो दोनों पे है, पर सेल वॉल सिर्फ, बहुत बढ़िया। ये न्यूक्लियस करीब करीब बीच में है, इसमें न्यूक्लियस साइड में है, क्योंकि ज्यादातर हिस्सा जो है प्लांट का वो घेर रखा है किसने, वैक्यूल ने, इसका नाम है वैक्यूल। ठीक है, एनिमल सेल में वैक्यूल या तो होता नहीं है, होता भी है तो बहुत छोटा साइज का होगा, होगा भी तो टेम्परेरी होगा और स्मॉल साइज का होगा। अब न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है एक फ्लूइड, ठीक है, और साथ, बिल्कुल सही, न्यूक्लियोप्लाज्म, और साथ में पाए जाते हैं ऐसे धागे जैसे कुछ स्ट्रक्चर्स, ठीक है। इन स्ट्रक्चर्स को कहते हैं क्रोमैटिन थ्रेड। क्या कहते हैं, क्रोमैटिन थ्रेड या क्रोमैटिन फाइबर्स भी कहते हैं। आगे, अब ये इसका साइटोप्लाज्म, ये डॉट 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 दिखा रहा हूं, ये इसका साइटोप्लाज्म, बीच में क्या होंगी, ऑर्गेनेल्स भी होगी। तो लेट सपोज ये इसका माइटोकॉन्ड्रिया है, कौन है इसका, ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये इसका माइटोकॉन्ड्रिया है, तो माइटोकॉन्ड्रिया है, दोनों के पास है। ये इसका, ध्यान से सुनना है, एनिमल सेल का ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, कौन है, एंडोप्लाज्मिक, ये प्लांट सेल का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, दोनों में कौन है, एनिमल सेल में ये गोल्जाई बॉडी है, इसके पास क्या है, ये गोल्जाई बॉडी, क्या है, ये प्लांट सेल का गोल्जाई बॉडी है। पर प्लांट सेल में गोल्जाई बॉडी को डिक्टोसोम्स ना, नहीं डाइक्टोसोम्स करके, ठीक है, गले से, सब सिखाऊंगा वो अभी आएंगे, ठीक है। गोल्जाई बॉडी जो है सेल ऑर्गेनेल एक एक करके सब सिखाएंगे, वैसे बता देता हूँ, बच्चे ने पूछ लिया तो उसके, जो पैकेजिंग और ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है, पैकेजिंग करना, सेल के अंदर कोई सब्सटेंस है उसे दूसरी जगह लेके जाना है, तो पहले क्या करेगा, पैक करेगा उसे, फिर एक जगह से दूसरी जगह भेजेगा, वो काम है गोल्जाई बॉडी का अभी के लिए। बाकी और भी काम है छोटे छोटे, करिए। तो ये इसका एंडोप्लाज्मिक, इसका भी एंडोप्लाज्मिक, इसमें भी गोल्गाई बॉडी, इसमें भी गोल्गाई बॉडी, पर गोल्गाई बॉडी का नाम अलग है इसमें, इसके अंदर नाम है डाक्टोसोम, यूएच की आवाज आएगी, सिखाऊंगा अभी क्या। आगे और क्या होता है, राइबोसोम्स इस पे भी है, राइबोसोम्स इसके अंदर भी है, ठीक है। बट प्लांट सेल पे एक स्पेशल ऑर्गेनेल है जिसका नाम है प्लास्टिड। क्या नाम है, ये सिर्फ और सिर्फ किस में पाई जाती है, एनिमल सेल में ये पाई नहीं जाती है। क्या ये बात समझ, तो बस ये डिफरेंस हमें देखना है, एक आइडिया लग गया। अगर मैं ऐसे नहीं बनाता तो तुम लोग क्या हो जाते, कंफ्यूज हो जाते डायग्राम में, क्योंकि डायग्राम में बहुत ज्यादा लेबल्ड है। अब देखो, सेल वॉल सिर्फ इस पे, सेल मेम्ब्रेन दोनों पे है, सेंट्रोसोम सिर्फ इस पे है, इसके पास सेंट्रोसोम नहीं होते। क्या काम है आगे सिखाएंगे। गोल्गी एपरेटस दोनों के पास है, न्यूक्लियस दोनों के पास है, न्यूक्लियोलस दोनों के पास है, न्यूक्लियोप्लाज्म दोनों के पास है, क्रोमैटिन फाइबर दोनों के पास है, आगे साइटोप्लाज्म दोनों के पास है, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों के पास है, वैक्यूल दोनों पे है, बस साइज अलग अलग है, ठीक है। प्लास्टिड सिर्फ किसके पास है, प्लांट सेल के पास है।